आप सभी पार्क में तो गए ही होंगे और आपने ये स्लाइड भी की होगी। देखो ये बच्चा अभी स्लाइड कर रहा है और स्लाइड करते हुए कितना खुश हो रहा है। बट क्या कभी आपने ये सोचा है कि डिफरेंट स्लाइड्स के लिए डिफरेंट हाइट और डिफरेंट डिस्टेंस क्यों होता है? कैसे पता चलता है कि किस स्लाइड के लिए क्या हाइट और क्या डिस्टेंस होना चाहिए? ऐसा तो नहीं है ना कि जो मन में आया वो हाइट रख दी, वो डिस्टेंस रख दिया, या ये स्लाइड है इसको हमने क्या किया और नज़दीक रख दिया या और नज़दीक कर दी, हाइट और थोड़ी-सी बढ़ गई। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, ऐसा करेंगे तो क्या होगा? स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और खुश होने की जगह बच्चा रोने लगेगा क्योंकि चोट लग जाएगी इसको। तो पर्टिकुलर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पर भी ट्रायंगल बनता है, वहाँ पर हमें अगर कोई भी साइड निकालनी है, कोई भी हाइट, डिस्टेंस कुछ भी निकालना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस बड़ी आसानी से सेकंड्स में निकाल सकते हैं। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ मैपिंग, कंस्ट्रक्शन, नेविगेशंस, डिफेंस, मराइन सिस्टम एंड भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखते हुए रियल लाइफ प्रॉब्लम में हाइट, डिस्टेंस, एंगल कैसे निकालेंगे, इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। और वीडियो के एंड तक आपकी क्लास 10th का एक चैप्टर 9 जो हाइट एंड डिस्टेंस है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स को जान लेते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। अब यहाँ पर देखो एक लड़की है जिसका नाम है सीता। वो अपने बालकनी में खड़े होकर ग्राउंड पर एक फुटबॉल पड़ा हुआ है उसको वो देख रही है। तो अगर वो बिल्कुल सामने देखेगी तो उसका हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा, बट वो नीचे देखेगी तो जो आई से और बॉल तक जो लाइन एक जा रही होगी, इमेजिनरी लाइन, वो होगी लाइन ऑफ साइट। तो आप देखो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ एक एंगल बनाएगा लाइन ऑफ साइट, जिस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब जब भी हम लोग नीचे की साइड देखेंगे और जो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनेगा, आप यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे वर्टिकल लाइन के साथ एंगल समझ लेते हैं। तो वर्टिकल लाइन के साथ एंगल नहीं समझना, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। बट इसी सेम सिचुएशन में अगर आप सोचो कि ऊपर से अगर एक एरोप्लेन पास होता है, सपोज एक एरोप्लेन पास होता है, विस्टारा का एरोप्लेन है, राइट, विस्टारा एयरलाइंस का। तो ये क्या होती है, जस्ट ऊपर की तरफ देखना शुरू करती है एरोप्लेन को। तो इसका लाइन ऑफ साइट कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो अगेन हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ एक एंगल बनेगा, बट ये एंगल नीचे वाला नहीं होगा, ऊपर वाला होगा। मतलब यहाँ पर एंगल एलिवेट होगा, एलिवेशन, एलिवेटर आपने नाम सुना होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब जब भी बिल्कुल सामने देखते हैं उससे ऊपर की साइड देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और नीचे की साइड देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। आई थिंक एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपको डाउट नहीं होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन में एक बात और याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल और जो ग्राउंड पे ये लाइन है ये दोनों बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल है तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, वही सेम एंगल यहाँ पे बनेगा, बिकॉज यहाँ पे जेड बन रहा है। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में आपने पिछली 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो बस एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके बाद इसमें जो यूज होने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके प्रीवियस चैप्टर के ट्रिग्नोमेट्री के ही हैं, कि जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें हाइपोटेनस जो 90 डिग्री के सामने होती है वो हाइपोटेनस होती है। और अगर एंगल ए की बात करूंगा तो ये पी होगा और ये बेस होगा, और एंगल सी के अकॉर्डिंग ये पी होगा और ये बेस होगा। जो राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम हमें पता ही है कि कैसे यूज करना है। दूसरी बात, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इन साइड्स के रेशियोज को बोलते हैं। पी अपॉन एच होगा तो साइन बोलते हैं, कॉस होगा तो बी अपॉन एच, टेन होगा तो पी अपॉन बी, और इनके रेसिप्रोकल को बोलते हैं कॉसेक, सेक और कॉट। मतलब कॉसेक एच अपॉन पी, सेक एच अपॉन बी और कॉट बी अपॉन पी। इनके बारे में हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ी थी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग सीरीज बना चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाकर देखें। अब यहाँ पर देखिए, ये तो सिंपल हमने एंगल ए, एंगल सी इसकी बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली में रियल लाइफ में तो एक यहाँ पे एक एंगल दिया रहेगा ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री कोई भी एंगल हो सकता है, बट 22.5 डिग्री आपके एग्जाम में नहीं देगा अभी, क्योंकि अभी सिर्फ आपको स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में पढ़ना है, 0, 30, 45, 60, 90, और उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज क्या होती हैं इसकी टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक में है ही, पहले ऑलरेडी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। एक बार ये वैल्यू आप बस याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इस चैप्टर में इन कॉन्सेप्ट्स का यूज होना है। तो बस एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री के बच्चों वाले बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं,
ये पता होना चाहिए, तो ये चैप्टर आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। अब देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। तो हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में आपको एक बात है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इसमें डायग्राम का रोल 50 to 60% होता है। अगर आपने डायग्राम सही बना दिया तो 99% चांस है कि आप क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दोगे। तो डायग्राम बनाते हुए बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ आपको क्वेश्चन पढ़ना है और डायग्राम करेक्ट बनाने की कोशिश करनी है। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप पे चढ़ता है, जो कि टाइटली स्ट्रेस्ड है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। वर्टिकल, यहाँ पे जो वर्ड वर्टिकल है इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल सीधा एक पोल खड़ा है ग्राउंड पे, वर्टिकल ऐसे, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, ये पोल हो गया, बिल्कुल वर्टिकल खड़ा है। और यहाँ से एक इसके टॉप से एक रोप है जो कि टाइट की गई है ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा होगा, किसी भी पॉइंट पे मान लेते हैं। अब ये लूज नहीं है, अब कोई ऐसे सोचे कि लूज है, तो लूज नहीं है, ये टाइट है बिल्कुल। यहाँ पे लिखा भी है टाइटली स्ट्रेस्ड। और इस रोप की जो लेंथ है वो है 20 मीटर और ग्राउंड के साथ क्या बोल रहा है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मतलब जो रोप ग्राउंड के साथ, अब देख रहे हो यहाँ पे रोप विद द ग्राउंड लेवल वो 30 डिग्री है, मतलब कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है, क्योंकि ये वाला तो रोप विद पोल है और ये वाला पोल विद ग्राउंड है, यही वाला तो है रोप विद ग्राउंड, राइट। तो रोप विद ग्राउंड कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल बनेगा हमारा 30 डिग्री का। ये 20 मीटर का हमें निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें ये निकालना है। इसको मान लेता हूँ मैं x मान लेता हूँ, सपोज ABC। तो सबसे पहले जो ट्राइंगल आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा उसमें आपको लेबलिंग कर लेनी है ट्राइंगल की। ABC नाम दे दो, PQR दे दो, कुछ भी नाम दे दो, उस ट्राइंगल का नाम दे दो। अब आप सोचो कि आपके पास गिवन है 20 और आपको निकालना है ये साइड और ये एंगल। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये P होगा और ये हमारा क्या होगा, H होगा। H तो फिक्स होता ही, और ये B होगा। तो P और H का हमें रिलेशन चाहिए, ये दे रखा है और हमें ये निकालना है, तो P और H का रिलेशन चाहिए। अब हम लोग कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ढूंढेंगे जिसमें P और H आता हो। तो साइन में P अपॉन H आता है और कॉसेक में भी H अपॉन P, मतलब P और H आता ही है। कॉस में B अपॉन H आता है, टेन में P अपॉन B आता है। तो ये दोनों तो यूज़ नहीं हो सकते क्योंकि इसमें P और H नहीं आता, तो ऑब्वियस सी बात है साइन या कॉसेक यूज़ कर सकते हैं। तो साइन सिंपलेस्ट है तो क्यों ना साइन यूज़ कर लें। साइन और एंगल की जगह पे क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा P क्या है, AB है, और H क्या है हमारा, AC है। तो अब देखो AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू हमारा है x, हमने मान लिया क्योंकि हमें नहीं पता, और AC की वैल्यू हमारी 20 है। अब यहाँ पर आएगी आपके स्पेसिफिक एंगल्स की बात। साइन 30 की वैल्यू क्या है, देखो आप यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 और यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू में x/20, और इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू बड़े आराम से हम निकाल पाएंगे। तो 2x इज इक्वल टू 20 हो गया, और x कितना आ जाएगा 20, और 2 डिवाइड में आएगा 20/2 10, यानी कि 10 मीटर। यानी जो पोल की हाइट थी वो कितनी थी, 10 मीटर। तो बड़े आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ना जाने कितनी बार ये बोर्ड और प्री बोर्ड में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन तो मस्ट डू क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. Again, डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो पढ़ के डायग्राम अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्री है जो कि टूट जाता है। एक ट्री है, सपोज ट्री ऐसे ही होता है, एक ट्री है ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड है हमारा, ये ग्राउंड है, और ये ट्री है। ट्री है, वो स्टॉर्म जब आता है तो उसकी वजह से वो टूट जाता है बीच में से। सपोज यहाँ से वो टूट जाता है, यहाँ से वो टूट जाता है, एंड ब्रोकन पार्ट, जो पार्ट अब टूटेगा वो बैंड तो होगा ही, या तो इस साइड बैंड होगा या फिर इस साइड बैंड होगा, तो किसी भी साइड बैंड करवा लेते हैं। वो बैंड होता है और बैंड होके वो क्या करता है, ग्राउंड के साथ जाके टच हो जाता है। अब देखो यहाँ पर 3 एंगल बन जाएंगे। एक एंगल बनेगा जो एक एंगल बनेगा जो ब्रोकन पार्ट और ट्री के बीच में बनेगा, रिमेनिंग पार्ट में एक ब्रोकन पार्ट और ग्राउंड के साथ, और एक जो ट्री ग्राउंड के साथ स्टार्टिंग में एंगल बना रहा होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब वो टच करता है ग्राउंड को ब्रोकन पार्ट, तो वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये 8 मीटर का है, और आपको बताना है कि ट्री की हाइट क्या थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं, सबसे पहले लेबलिंग कर लेते हैं ABCD। अब यहाँ पर देखो जो AB था वही तो BD बना ना। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको समझनी है कि AB और BD
इक्वल होगा। अगर आपको बी डी पता चल गया तो ए बी ऑटोमेटिकली पता चल जाना है, ए बी पता चल गया तो बी डी पता चल जाएगी, दोनों इक्वल हो, सेम ही चीज़ तो टूट के गिरी है तो दोनों चीज़ तो सेम ही होगी ना, ऑब्वियस। यस, तो 8 मीटर है, तो बस हमें अब क्या करना है, बी सी निकालना है इस ट्राइंगल में और बी डी निकालना है। इस ट्राइंगल में अगर हमने बी सी और बी डी निकाल दिया तो हम लोग हाइट ऑफ द ट्री निकाल लेंगे, ये हमारा अप्रोच होगा। तो बी सी निकालने के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये 8 है, मतलब इस एंगल के अकॉर्डिंग बात करूँगा तो ये मेरा P होगा, ये मेरा B होगा और 90 डिग्री के सामने मतलब ये मेरा H होगा। तो अगर मेरे को P निकालना है और ये B दे रखा है तो P और B का रिलेशन देखना होगा। P और B का रिलेशन में tan या cot यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं tan यूज़ करूँगा तो क्या लिखूँगा, tan 30 इक्वल्स टू BC, P है मेरा और CD मेरा B है। तो जब मैं इनकी वैल्यूज़ रखूँगा, tan 30 की वैल्यू देखो आप यहाँ पे क्या है, 1/√3 है, तो यहाँ पे 1/√3 और BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी नहीं पता, सपोज x मान लिया मैंने और CD की वैल्यू 8, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी √3x इज इक्वल टू 8 और x की वैल्यू हो जाएगी 8/√3। तो आपने बचपन में सीखा होगा कि डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं रहना चाहिए, रूट है तो रैशनलाइज कर देंगे, तो रैशनलाइज कर देते हैं। तो √3 से √3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 8√3 अपॉन में √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो फाइनली हमें पता चला कि BC की लेंथ कितनी है, 8√3 अपॉन में 3 मीटर। √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 आप वो भी रख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो यहीं पर अभी रहने देते हैं। अभी हमें सिर्फ पता चला है कि BC कितना होगा, BD भी निकालना होगा। तो अगेन इसी ट्राइंगल में देखते हैं, अगर हमें सेम एंगल के हिसाब से देखें तो ये P है, ये B है और ये H है, तो B दे रखा है और H निकालना है, B दे रखा है और H निकालना है, तो B और H का रिलेशन चाहिए होगा। B और H के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, cos। अगेन cos 30, यहाँ पे मैं कर देता हूँ cos 30 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, cos 30 इज इक्वल टू B होगा हमारा CD और H होगा हमारा BD। और cos 30 की वैल्यू अगेन यहाँ से देख लेते हैं, ये जो कि है √3/2 इक्वल्स टू CD हमारा है 8 और BD हमें नहीं पता है, तो BD को हम लोग y मान लेते हैं सपोज, और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी √3y इज इक्वल टू 16 और y की वैल्यू हो जाएगी 16/√3। इसका मतलब √3 से √3 पर मल्टीप्लाई करता हूँ अगेन रैशनलाइज, तो 16√3/3। तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो मेरे को पता चल चुका है कि BC कितना है और BD कितना है। BC कितना निकला है मेरा, BC निकला है 8√3 अपॉन में 3 और BD निकला है 16√3 अपॉन में 3। तो अब मैं एक्चुअल ट्री की अगर हाइट की बात करूंगा तो यही वाला पार्ट तो टूट के यहाँ पे गिरा है, दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे ए बी और BD, तो दोनों को प्लस कर दूंगा तो मेरे को ट्री की हाइट पता चल जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ फाइनली हाइट ऑफ द ट्री, क्या लिख सकता हूँ मैं, हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगी मेरी ओरिजिनल जो हाइट थी वो हो जाएगी 8√3/3 प्लस 16√3/3, ऐड कर देंगे 24√3/3, 3 से ये 24 कट गया 8, यानी आंसर आ गया 8√3 मीटर। यानी कि जो एक्चुअली में जो हाइट थी ट्री की वो 8√3 मीटर थी स्टार्टिंग में, टूटने से पहले। ठीक है, सो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 टाइप की स्लाइड उसको बनानी है अलग अलग। देखो अब 2 टाइप की अलग अलग उसको स्लाइड बनानी है। बोल रहा है जो एक स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, और जो दूसरी स्लाइड है वो ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री का। ये बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। और जो उसकी हाइट है ये 1.5 मीटर हाइट है और इसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर हाइट है, राइट। तो हमें बताना है कि जो स्लाइड है, स्लाइड तो ये है ना, इसकी लेंथ क्या होगी, यहाँ पर इसकी लेंथ क्या होगी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले लेवलिंग कर देंगे, ABC इस ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ और इसका नाम देता हूँ मैं PQR। अब इस क्वेश्चन को आपको खुद ही करना है, कैसे यूज़ करेंगे सोचो। यहाँ पर हमें ये निकालना है और ये दे रखा है, सपोज इसको मैंने मान लिया x, इसको मैंने बोल दिया y। अगर आपको ये निकालना है तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये मेरा P होगा और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो तो हाइपोटेनस ही होता है, ये B होगा। तो P और H का रिलेशन मतलब साइन या कॉसेक यूज़ करोगे तो आप लिखोगे sin 30 इज इक्वल टू AB अपॉन में AC, और sin 30 की वैल्यू फिर देख कर लिख लोगे, AB की वैल्यू 1.5 और AC की वैल्यू x, फिर सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लोगे। सिमिलरली यहाँ पर आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th।
The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 मीटर away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. क्वेश्चन ध्यान से 2 बार बेशक पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है. The angle of elevation of the top of the tower. Angle of elevation का मतलब मैंने आपको समझाया था जब ऊपर की साइड देखते हैं, एलिवेट करना. तो angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground मतलब एक ग्राउंड है और ग्राउंड के यहाँ पर एक टावर है. अब ग्राउंड के किसी पॉइंट से जो कि इससे 30 मीटर दूर है, देखो विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. टावर का फुट यहाँ पर होगा, दिस इज फुट एंड दिस इज टॉप. ठीक है, अगर मैं इसको टावर बोल रहा हूँ तो ये फुट हो गया और ये मेरा टॉप हो गया, मेरा ग्राउंड है. तो फुट से 30 मीटर दूर, अब 30 मीटर दूर आप इस साइड भी समझ सकते हो, इस साइड भी समझ सकते हो. 30 मीटर दूर मैंने एक पॉइंट लिया, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप का है हमारा 30 डिग्री. आपको निकालना है हाइट, टावर की हाइट. तो ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से आप निकाल सकते हो. कैसे? ये हमारा हो गया इस एंगल के अकॉर्डिंग, ये हमारा हो गया P और ये हो गया हमारा B. अब P और B का रिलेशन चाहिए. P और B मतलब हम लोग tan यूज़ कर सकते हैं या cot यूज़ कर सकते हैं. तो आप tan यूज़ करोगे और tan की वैल्यू डाल के जैसे भी लेबलिंग करके आप फटाफट बड़े आराम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. Assuming there is no slack in the string. मतलब कि क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक जो काइट है वो ग्राउंड से, यहाँ पर सपोज काइट है वो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है, यहाँ पे ग्राउंड है सपोज. अब काइट ऐसे तो उड़ती नहीं है, ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो स्ट्रिंग होगी समथिंग लाइक दिस होगी यहाँ से. तो बोल रहा है इसको कहीं आगे जाके हम लोगों ने किसी पॉइंट पे टाइट कर दिया है. ठीक है, और ये जो एंगल यहाँ पे बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है. द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ये स्ट्रिंग है और ये ग्राउंड है, तो स्ट्रिंग विद ग्राउंड तो ये एंगल बनेगा ना 60 डिग्री का. तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए कि एंगल कहाँ बनाना है, क्वेश्चन पढ़ के पता चल जाएगा. तो स्ट्रिंग का और ग्राउंड के बीच का एंगल 60 डिग्री है. आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बतानी है. स्ट्रिंग कौन सी है, ये है ना, आपको इसकी लेंथ बतानी है. अगेन बहुत आसान है आपके लिए तो ये, अब क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं लेबलिंग कर दूं तो A, B और C. 60 की अगर बात करूंगा तो ये मेरा हो गया P, ये हो गया मेरा B और ये हो गया मेरा H. अब निकालना क्या है मेरे को, ये निकालना है. तो इसको अगर मैंने X मान लिया तो ये P दे रखा है और ये निकालना है. तो इसके अकॉर्डिंग मैं क्या यूज़ करूँगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेक कर लूँगा. तो साइन होता है, तो मैं पहले लिख दूंगा साइन 60. और पहले मैं डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखूंगा, पहले मैं इनकी मतलब रिप्रेजेंटेशन का वे है कि आपको पहले ऐसे जो साइड है वो साइड की फॉर्म में लिखना होगा, AB अपॉन में AC. अब साइन 60 की जो वैल्यू होती है आप वो रखोगे, AB की वैल्यू रखोगे, AC की वैल्यू रखोगे और X की वैल्यू बड़ी आसानी से आप आराम से निकाल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से समझिए. अब 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. मतलब कि एक टॉल बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर है, ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और ये हमारा ग्राउंड है सपोज. अब 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि इस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है, सपोज यहाँ पर है. ये 1.5 मीटर का बॉय हो गया, ये यहाँ पर है कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है. इसको हम लोग उस साइड भी ले सकते हैं. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. मतलब कि अब अगेन देखो, इस बिल्डिंग का टॉप कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और बॉटम कहाँ होगा, यहाँ पे होगा. कोई कन्फ्यूजन नहीं है. तो इसके आई से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ऑब्वियस सी बात है एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा, ऊपर देख रहा है तो. एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा किसके साथ बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ. मतलब हमें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी भी पड़ेगी, इमेजिनरी लाइन. तो ये एंगल हमारा बन रहा है 30 डिग्री का. वो इंक्रीज होता है, जैसे जैसे जाएंगे तो हमें और ऊपर दिखना होता है. जैसे जैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के नज़दीक जाएंगे तो ऊपर देखना होगा. आप सोचो, जैसे जैसे हम जैसे एक बिल्डिंग है वो 60 मीटर, आप जब उससे दूर हो तो आपको बिल्कुल आराम से ऐसे देखने में पता चल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक जाओगे आपको ऊपर करना पड़ेगा. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ेगा. ठीक है, तो ये जैसे जैसे अब आगे जा रहा है बॉय, यहाँ तक पहुँचा तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, बढ़ गया. तो ये बात आपको समझ जाने की, जब हम लोग पास पहुँचते हैं तो हमें ज़्यादा ऊपर देखना होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है. राइट. तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो हुआ हमारा वो हो गया 60 डिग्री का. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. ये जितना डिस्टेंस चला है ये डिस्टेंस हमें निकालना है. अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन मिला है हमें. A, B, C. सबसे पहले मैं लेबलिंग कर लेता हूँ, D, E, F, G. सबसे फर्स्ट स्टेप ये है. अब आपको देखना है कि आपको क्या क्या निकालना है. ये 30 मीटर दे रखा है और आपको ये निकालना है. ओके, तो ये 1.5 है, ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 होगा अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल. तो ये जो बाकी का रिमेनिंग साइड होगा ये हमारा कितना हो जाएगा, 28.5, क्योंकि टोटल मिला के 30 है ना.
तो ये 28.5 हो जाएगा। अब हमें ये पता है इसका, ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये दोनों डिस्टेंस हमें नहीं पता। तो जहाँ पे दो दो वैल्यूज़ हमें नहीं पता होती वहाँ पे हम एक साथ दो वेरिएबल मान लेंगे। तो इसको मैंने सपोज मान लिया x, इसको मैंने मान लिया y। अब आप एक बात ध्यान समझो कि जितने एंगल्स दिए होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उतनी बार आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर कितने एंगल्स दिए हुए हैं? दो एंगल्स दिए हुए हैं, 30 और 60। तो मतलब आपको यहाँ पे दो बार ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी सेम क्वेश्चन में। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 60 के लिए ये ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल चूज करते हैं। तो ए बी ई एक ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल ए बी ई। और एक ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? अगर मैं 30 की बात करूं तो कुछ बच्चे बोलेंगे ए ई एफ, लेकिन ए ई एफ राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, आपको राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। तो क्या होगा? ए बी एफ। तो एक ए बी ई हो गया और एक हो जाएगा हमारा क्या? ए बी एफ हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए बी एफ। दोनों ट्राइंगल को लिख लेते हैं और लगाना ट्रिग्नोमेट्री लगाना शुरू करते हैं। तो इसमें ए बी में लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 1060 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी ई। पहले आपको ऐसे लिखना है। 10 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि इस एंगल के सामने ये पी हो गया और ये बी हो गया। 10 या कॉट में आता तो 10 ले लेता हूँ मैं। तो ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा? बी ई। अब 1060 की वैल्यू आप टेबल से देख सकते हो, √3 होती है, और ए बी की वैल्यू 28.5 है और बी ई की वैल्यू कितनी है? वाई है। तो इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 28.5 अपॉन में √3, क्योंकि ये इधर गया इधर गया, 28.5 अपॉन √3 आ गया। मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। अभी आगे अगर फर्दर सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं कर दूंगा, बाकी यहीं पे छोड़ देता हूँ मैं। अब दूसरे वाला ट्रायंगल में मैं लगाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें 30 के अकॉर्डिंग अगेन मेरे को ये पता है और ये निकालना है, तो मेरे को 10 ही लगाना पड़ेगा दोबारा से। ऐसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 10 ही लगाना होता है बड़े बड़े क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1030 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन में, अब ए बी इसके लिए पी हो गया, लेकिन बेस तो 30 के लिए पूरा हुआ ना, बी एफ। आप समझ रहे हो ट्राइंगल? देखो ए बी एफ, तो ए बी पी हो गया और बी एफ पूरा हमारा क्या होगा? बेस होगा। तो ये क्या होगा? एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ तक एक्स है और ये पूरा वाई है, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। नीचे हम लिख देंगे क्या? अभी फिलहाल मैं लिख देता हूँ बी एफ, और जब इसके नीचे मैं वैल्यू डालूंगा तो मैं लिखूंगा एक्स प्लस वाई। तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 और ए बी की वैल्यू कितनी है? 28.5 है और बी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस वाई। अब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5√3। अब मेरे पास y की वैल्यू तो है ही, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू रख देता हूँ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इसलिए मैंने वहाँ पे उसको छोड़ दिया था, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसे मैं इसको यूज़ करूँगा तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 28.5 अपॉन में √3 इज इक्वल टू 28.5√3। अब x की वैल्यू हो जाएगी 28.5√3 माइनस 28.5/√3। तो आपको आगे बस सिंप्लीफाई करना है, बाकी क्वेश्चन हो चुका है। तो ये हो जाएगा मेरा 28.5√3 और माइनस इसको मैं क्या कर देता हूँ? रैशनलाइज कर देता हूँ, राइट। अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए इसको हम लोग पहले ही रैशनलाइज कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ पे कर लेते हैं रैशनलाइज। तो इंटू में √3 अपॉन में √3 कर देंगे रैशनलाइज करने के लिए सेम नंबर से। तो ये हो जाएगा 28.5√3 अपॉन में √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। ये 3 की टेबल से कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3 9 जा 9.5√3। ये हमारा आया किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। तो हम एक काम करते हैं, y की वैल्यू सीधे यहाँ पर 28.5 अपॉन √3 की जगह क्या लिख सकते हैं? 9.5√3 माइनस कर सकते हैं बड़े आराम से। तो 28.5 माइनस 9.5 कितना हो जाएगा? 19√3। तो x की वैल्यू हो गई 19√3। √3 की वैल्यू चाहो तो आप रख सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। इसका मतलब हमें ये निकालना था ना कि जो बॉय है वो कितना दूर चला ताकि उसका एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री बन जाए। तो यहाँ मतलब x की वैल्यू निकालनी थी और x की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है? 19√3 मीटर। तो दिस इज द आंसर। तो इन क्वेश्चन में आपको बस सबसे इंपॉर्टेंट आप समझ चुके होंगे कि डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरी बात मैंने क्या बताई कि जितनी बार एंगल बन रहा हो उतनी बार आपको क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। जैसे यहाँ पे 2 बार एंगल बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, कुछ भी हो, तो यहाँ पे मैंने 2 बार ट्रिग्नोमेट्री लगाया। ट्रायंगल चूज किया कि किस किस ट्रायंगल में लगा सकता हूँ और उन दोनों में ट्रिग्नोमेट्री लगाया। पहले वाले में लगाया, जहाँ तक सॉल्व हुआ मैंने छोड़ दिया इक्वेशन नंबर 1, फिर दूसरे में लगाया और एक से निकाल के वैल्यू दूसरे में पुट कर दी, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से अब आगे होने वाले सारे क्वेश्चन होने वाले। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा कह रहा है कि आपके पास क्या है? एक बिल्डिंग है और एक टावर है। अब बिल्डिंग या टावर दोनों हो सकता है कि अलग अलग हो, टावर अलग हो
और बिल्डिंग अलग हो, या हो सकता है बिल्डिंग के ऊपर टावर हो। तो आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि एक बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर हाइट है, जिसकी यहाँ तक मान लेते हैं, और इसके ऊपर एक टावर है फिक्स एट द टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब कि इसके ऊपर यहाँ पर एक टावर है। तो ये हमारा क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया, सपोज ये बिल्डिंग हो गया और ये हमारा क्या है, टावर है। उसके बाद बोल रहा है कि जो ग्राउंड है, यहाँ पे बिल्डिंग ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड होगा यहाँ पे, तो ग्राउंड पे बोल रहा है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। बॉटम एंड टॉप किसकी बात कर रहा है, टावर की। तो टावर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसका बॉटम कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और टॉप कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, वैसे बातें नीचे से देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ही होगा, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, इसके बॉटम का और इसके टॉप का। तो इसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री है, और टॉप का कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, आपको बतानी है हाइट ऑफ द टावर की, टावर की हाइट क्या होगी। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, फटाफट लेवलिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी। ये 20 है, ये नहीं पता और ये नहीं पता, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ x, इसको मान लेता हूँ मैं y, और फिर बस अब 2 बार एंगल बन रहा है, तो मेरे को 2 बार ट्रिग्नोमेट्री लगानी होगी, ट्राइंगल आपको खुद चूज़ करने होंगे। तो अब सोचो 45 के लिए मेरे को कौन सा ट्राइंगल चूज़ करना चाहिए, बी सी डी, और 60 के लिए कौन सा ट्राइंगल चूज़ करना चाहिए, 60 तो ये पूरा एंगल है ना, ए सी डी। ठीक है, तो दोनों मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से ट्राइंगल चूज़ करने पड़ेंगे हमें, इन ट्राइंगल बी सी डी और इन ट्राइंगल ए सी डी। तो इन ट्राइंगल बी सी डी की अगर बात करेंगे तो इन ट्राइंगल अगर बी सी डी की बात करेंगे तो 1045 इज इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंग ये मेरा P होगा और ये मेरा B होगा, इन दोनों का रिलेशन चाहिए इसलिए मैंने 10 यूज़ किया है। ठीक है, तो 1045 इक्वल्स टू क्या होगा, बी सी अपॉन में सी डी, बी सी अपॉन में सी डी, पी अपॉन बी। और अगर मैं उस वाले ट्रायंगल की बात करूंगा तो 1060 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 दोबारा से, क्योंकि पी और बी की बात हो रही है, तो 1060 में तो ये पूरा ट्रायंगल ले रहा हूँ ना मैं, ये बड़े वाला ट्रायंगल, तो इसके लिए मेरा पी होगा ए सी और बी क्या होगा, सी डी, ए सी अपॉन सी डी, ए सी अपॉन सी डी। अब इनकी वैल्यूज़ मैं टेबल से लिखूंगा और सॉल्व कर दूंगा। इसकी वैल्यू हो गई 1, बी सी की वैल्यू 20 और सी डी की वैल्यू y। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो इसके अपॉन में 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या वैसे भी निकल जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। इसको यहाँ पे वैल्यू निकल गई है तो अच्छी बात है, वरना इक्वेशन नंबर 1 यहीं पे छोड़ देते। अब इसमें पुट करना शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा √3 और ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, अब देखो ए सी की बात कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक x है और ये 20 है, तो ए सी कितना होगा 20 + x, और सी डी कितना हो जाएगा y, मतलब 20 + x अपॉन में y। अब आपको इक्वेशन 1 मैंने कहा था इक्वेशन 1 का यूज़ करना है, y की वैल्यू आपको पता है, तो y की वैल्यू यहाँ पे रख लो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ पर क्या, 20। अब इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो हो जाएगा 20√3 इक्वल्स टू 20 + x, और x निकालूंगा तो 20 उधर जाके माइनस में हो जाएगा 20√3 माइनस 20 दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, तो 20 कॉमन ले लूँगा तो मैं बचेगा √3, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। तो फाइनली मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3 माइनस 1 मीटर, यानी कि जो टावर की हाइट है वो क्या है, 20 × √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आप देख रहे हो बस डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद जितने एंगल्स हैं उतने ट्राइंगल्स ढूंढ के उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, और बड़े आसानी से आपको एक इक्वेशन बनानी है, जहाँ तक सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर देना है, और इक्वेशन 1 मान लेना है, फिर दूसरे वाले में लगाना है, वो यूज़ ऑटोमेटिकली हो जानी है, वो ऑटोमेटिकली यूज़ होगी, उसको यूज़ करके आपको वैल्यू निकल जानी है। और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन से इनमें 10 ही लग रहा है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन में 10 ही लगेगा। बाकी ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में 10 लगाना है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 10 लग जाता है, 10 थीटा, राइट। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। एक स्टैचू है और एक पेडिस्टल है। पेडिस्टल क्या होता है, सपोज दिस इज द पेडिस्टल, पेडिस्टल जिस पे स्टैचू खड़ा रहता है, ये ग्राउंड हो गया, पेडिस्टल हो गया, और यहाँ पे स्टैचू आपका खड़ा है, दिस इज स्टैचू। ठीक है, ये एक स्टैचू है और ये ग्राउंड है हमारा। टॉप ऑफ द पेडिस्टल 1.6 मीटर टॉल है, कौन सा, स्टैचू की लेंथ दी हुई है 1.6 मीटर टॉल। That is from a point on the ground, the angle of elevation on the top of the angle of elevation on the top of the statue is 60 डिग्री। मतलब कि किसी पॉइंट से अगर स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाए तो ये होता है हमारा 60 डिग्री। तो जो समझ में आ रहा है लिखते चल रहे हैं। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ
elevation of the top of the pedestal from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal. pedestal का टॉप कहाँ है? ये है, वो तो स्टैचू का टॉप है ना, तो ये वाला जो एंगल है ये मेरा है कितना? 45 डिग्री। आपको बताना है हाइट ऑफ द पेडिस्टल। अगेन सेम क्वेश्चन, इसको मान लिया y और इस पूरे की लेंथ आपको नहीं पता तो आप मान लो इसको x। ठीक है, दो वेरिएबल्स मान लेते हैं, लेबलिंग कर लेते हैं a b c और d। आप ये मैंने पेडिस्टल का डायग्राम ऐसे बना दिया तो कंफ्यूज मत होना, ये एक तरह से ट्राइंगल ही बन रहा है, राइट। सो अब यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, दो बार ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। कौन कौन से में? इन ट्राइंगल, अगर मैं 45 की बात करूँगा तो बी सी डी में लगानी होगी, इन ट्राइंगल बी सी डी में। और अगर मैं 60 की बात करूँगा तो किस में लगानी होगी? ए सी डी में। यहाँ पे दोनों में लिख लेता हूँ, इन ट्राइंगल बी सी डी और इन ट्राइंगल ए सी डी में। अगर मैं बी सी डी की बात करूँगा तो क्या लिखोगे आप? 10 45। 10 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसके सामने ये P है और ये B है। अगर इसकी बात करता तो मैं कुछ और लगाता, बट P और B की बात करें तो ये लगाऊंगा मैं। तो ये हमारा, अगर 10 45 की बात करूँगा तो P होगा मेरा BC और बेस क्या होगा? CD। तो मैं पहले लिख देता हूँ, पहले BC अपॉन में CD। पहले आपको ये लिखना है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखनी। 10 45 की वैल्यू टेबल से आप लिख सकते हो 1, BC की वैल्यू आपने मानी है Y और CD की वैल्यू आपने मानी है X। इधर उधर भेज देते हैं तो X = Y। अब कोई वैल्यू तो नहीं निकली, मैंने क्या बोला? वैल्यू निकले चाहे ना निकले आप इसको यहाँ पे छोड़ दो इक्वेशन नंबर 1 बना के। बाकी दूसरे में पुट करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए। अब मैं अगर इसकी बात करूँ 1060 की, तो ACD में अगर मैं बात करूँगा 1060 की तो उसके अकॉर्डिंग मेरा P क्या होगा? AC और बेस क्या होगा मेरा? बेस होगा मेरा CD। तो 1060 की वैल्यू होती है मेरी √3, तो अभी मैं लिख दूंगा √3 और AC की वैल्यू हो जाएगी मेरी कितनी? अब AC देखो, AC होगा AB प्लस BC यानी 1.6 प्लस Y। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं तो आपको मिस्टेक नहीं करनी। 1.6 प्लस Y अपॉन में X। अब यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ? X की जगह पे Y लिख सकता हूँ, तो उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। जैसे आप यूज़ कर सकते हो यूज़ कर लो। तो हो जाएगा √3 = 1.6 प्लस Y अपॉन में Y, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो √3Y = क्या हो जाएगा? 1.6 प्लस Y। इसको मैं इधर भेज देता हूँ तो √3Y माइनस Y। अब आगे से बस सिंप्लीफाई करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे Y की वैल्यू निकालने के लिए मैं Y कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बन जाएगा √3 माइनस 1 Y = 1.6। Y की वैल्यू हो जाएगी 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब जैसे मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं तो रूट हटाने के लिए रैशनलाइज करेंगे। इसका रैशनलाइज करने के लिए हम लोग बीच का साइन चेंज करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 + 1 अपॉन में √3 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू √3 + 1 और अपॉन में a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी लग सकती है क्योंकि इंटू में है, तो a² हो जाएगा मेरा √3 का स्क्वायर और b हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा? अपॉन में हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी कि 2। ठीक है, तो इसको मैं आप ऐसे लिख सकता हूँ। फिर ये हो जाएगा मेरा 1.6 इंटू √3 + 1 और इसकी वैल्यू 2 से कट जाएगा 0.8। तो फाइनल आंसर क्या आया? 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, यानी कि पेडेस्टल की हाइट है। y की वैल्यू देखो आपने यहाँ पे क्या मानी है? पेडेस्टल की हाइट बोली है, तो पेडेस्टल की हाइट हो गई जो हमने निकाली अभी वैल्यू। और अगर इसकी बोलेगा तो सेम ही होगी, दोनों इक्वल हैं इक्वेशन 1 से। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन कर लिया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने सभी 10th क्लास के बच्चों के साथ शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों, अपने नोन में जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं सबके साथ ये शेयर कर दो ताकि वो अपने बोर्ड के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।